हर उस बिहारी की लड़ाई लड़नी है जो 75 साल के बाद डिक्टेटरशिप थोपने का प्रयास किया। जो एक फर्टिलिटी रेट ऑन अ कंसिस्टेंट लेवल 2.1। चिराग पासवान की लोकप्रियता तो ऐसी ही रहती है, लोग भीड़ लगाते हैं, हुजूम लगता है, देखने का जनसैलाब लगता है। लेकिन कई समीकरण ऐसे उठ के आते हैं कि उन्हें देखने के लिए भीड़ लगती है कि उनको राजनीतिक में भी देखना चाहते हैं कि लोग राजनीतिक मंच पर किस तरह से बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसका चिराग हंस कर करके जवाब देते हैं। वो हंसते हंसते कहते हैं, देखते देखते राजनीति भी समझने लगेंगे कि मैं किस तरह से बिहार को बदलने के लिए पूरी तरह से तत्पर हूँ। बहुत अच्छा अंदाज है, कहने का अच्छा तरीका है और यही होना भी चाहिए। आज हम उनकी बात करेंगे कि कैसे बिहार के राजनीति में किस तरह से वो गेम चेंजर के रूप में रिप्रेजेंटेटिव हो रहे हैं, कैसा बिहार को बदलने की नीतियों में उनका अद्भुत रोल होने वाला है और किस तरह से बिहार को रिप्रेजेंट करने की उनके अंदर वो शक्तियां डेवलप हुई और क्या क्या इरादे और कैसे आए, सब सारी चीजें बात करेंगे। पहले हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं कि एलजेपी का इतिहास क्या रहा है पिछले 10-15 सालों में। तो हम देखते हैं जब से चिराग पासवान सक्रिय हुए हैं, यानी 2011 के बाद से वो काफ़ी सक्रिय हो गए थे। लेकिन 2010 की हम बात करें तो उस समय बिहार विधानसभा में केवल 3 सीट ला कर करके रह गई थी। बहुत सारी मशक्कत, बहुत सारी कोशिश, उनके साथ उनके पिता का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत योगदान था, लेकिन बिहार विधानसभा में उनकी एक नहीं चल रही थी। उनके बात करें 2015 की बात करें, उस समय में मात्र 2 सीट ला करके रह गई थी। स्थितियां बद से बदतर होती जा रही थी। उसके बाद 2020 आता है, उसमें और स्थितियां खराब होगी। महज 1 सीट ही जीत पाई थी और वो भी 1 सीट के जो विधायक थे वो भी जेडीयू में जाकर के मिल गए। मीन्स स्थितियां खत्म, कुछ नहीं। और वहां से कैसे क्लिक करते हैं और फिर 5 सीट मिलता है उन्हें और 5 में से 5 ले आते हैं और 100% स्ट्राइक रेट के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कई सारे क्वेश्चंस बनना ही होता है कि एक इंसान धीरे 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 कहते हैं एकदम अर्श से फर्श पे आता है और फिर कैसे अर्श तक पहुंचता है। क्या रही होगी मानसिकता, किस तरह से वो जलवा रहा होगा, किस तरह से वो अनुभव रहा होगा और क्या गतिविधियां रही होगी। और जिस तरह से उनके पिताजी का उस समय निधन हुआ था, उसके बाद उनके तो अपनों ने छीन लिया। और इसीलिए वो वो बार बार कहते हैं, धोखा तो मुझे अपनों से मिला और अपनों ने ही मुझे धोखा दिया और दूसरों में क्या दम था। मीन्स दूसरे की क्या औकात थी। जब अपने मुझे साथ देते तो मुझे इस परिस्थितियों में आने का मौका नहीं मिलता। इसलिए वो मुझे डायलॉग याद आता है, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, जहाँ किश्ती थी डूबी वहीं पानी कम था। शायद उनकी किश्ती वैसी ही डूब गई थी 2020 में। ऐसे भी कहा जाता 2020 में वहाँ प्रलय होने वाला था, तो लगता था प्रलय की घड़ी केवल चिराग पासवान के हाथों लगी थी। और साथ में पिता का खोना और सब पार्टियों का बिखरना, चाचा का उनका साम्राज्य हासिल करना और उन्हें पूरी तरफ से फर्श पर पटक देना। अस्पताल से निकलने की क्षमता और रखना वो अपने आप में काबिले तारीफ है। उसके बाद वो अपनी राजनीतिक पकड़ में किस तरह से सोच रखा होगा कि मैं अब बदलने वाला हूं, अब मुझे खड़ा होना है, फिर से चलना है और फिर से उठना है। यही उनकी एक अलग पॉइंट है और बाकी लोगों से अलग कर देती है। बाकी जितने भी लीडर हैं उनसे उनको अलग करने का सिर्फ और सिर्फ बस यही कारण रहा है। और उनको मौका मिला 2024 में और उस मौका का गवाया नहीं। 5 सीटें मिला और 5 सीटें में से 5 सीटें क्लिक कर दिया और 100% स्ट्राइक रेट के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट किए। तो क्या लगता है कि वो 5 सीटें अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया और सब कुछ जीत गया, आसान था? नहीं, ये इतना आसान नहीं था। 2020 में जब स्थितियां खराब हो गई, अपने तो साथ छोड़ दिए, साथ साथ पार्टी वक्ता सब कुछ छोड़ दिया, कुछ नहीं था, तब उनके पास एक लीडर तक नहीं था कि मैं किनको लेकर करके बात करूं, मैं किनके साथ खड़ा हूं और कैसे लोग के साथ मुझे उठ कर करके खड़ा होना और अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तब उनके मन में एक ही विचार आया था, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट की नीतियां। और उस समय कई लोगों की जोड़ने की कोशिश किया था और उसी वजह से कई सारे धरातल पे काम हुए। लोग धीरे धीरे समझने की कोशिश किए और शायद वही समझ उनको 2024 में रिप्रेजेंट करने का मौका मिला।
लेकिन 2024 का जो सफर था दोस्त, वो आसान नहीं था, क्योंकि उनके पास जो 5 लीडर थे वो एकदम नए थे, जिसको कहते हैं नौसिखिया होते हैं। और नौसिखिया लोग क्या करेंगे, तो 5 लीडर के साथ जब उन्होंने मंच पर उतरा था, जब बिहार की धरती पर उतरना था, तो लोग मजाक उड़ा रहे थे, लोग हंस रहे थे, कह रहे थे अब क्या होने वाला है, कुछ नहीं करने वाला है। देखो कुछ किसी को भी उठा कर करके कहता है कि हम सांसद बनाएंगे, तो अपने और डंक मारते हैं, अपने तो ऐसे लुटते हैं, लगता है कि ना जले पे नमक डाल दो तो कैसी लगती है, वैसा ही स्थितियां हो रही होगी। बट एक इंसान की सोच है, उनको अर्श कहते हैं ना, फर्श से अर्श तक ले जाता है, बस वो सोच है। उस सोच का नाम है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन एक ऐसी ताकत है जो इंसान को कहीं भी किस लेवल पे ले जा सकता है। तो मैं हमेशा सकारात्मक बातें करता हूँ, पॉजिटिव बातें करता हूँ, पॉजिटिव सोच रखता हूँ। खुद पे अपनी पकड़ होना चाहिए और ऐसा विश्वास कि लगे कि मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर वो है आग, मेरे अंदर वो जुनून है। जब आपके अंदर जुनून है, जब आपके अंदर वो ताकत है, तो पूरी कायनात भी आपके साथ काम करने के लिए लग जाती है। और शायद यही चीजें होता, जब वो उतनी ताकत के साथ उतनी मैनिफेस्टेशंस करने लगे और अपने ऊपर विश्वास लगे, तो कायनात से लोग वैसे वैसे लोग भेज देते हैं कि जा तू जी ले जिंदगी। और वही 5 युवा नेता सांसद बने और 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन किया। अब 5 सांसद जो थे, तो उस समय भी उनके अंदर से एक आता था कि अब बिहार फर्स्ट की नीतियों के बाद अब कौन सी नीति काम करेगी। तब आया था युवा बिहारी। अब युवा बिहारी, अब जो जिस तरह से मैनिफेस्टेशंस में उन्होंने लाया, युवा बिहारी मीन्स चिराग पासवान को ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर देखा जाए तो बिहार में उससे ज्यादा युवा बिहारी में तेजस्वी का नाम आता है। उनसे काफी यंग है, डायनेमिक है और काफी कुछ रिप्रेजेंट कर चुके हैं और 2 बार बिहार में डिप्टी सीएम पे पद पे आ चुके हैं। उनसे ज्यादा तो युवा बिहारी कोई है नहीं। लेकिन युवा बिहारी मीन्स चिराग पासवान ही क्यों आता है, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन है, ये सोच है, ये समझ है और उस तरह का रिप्रेजेंटेशन है। और कहीं ना कहीं उस रिप्रेजेंटेशन में वो खरे उतरे हैं। जब उन्हें वो 5 सीटें मिली थी, तब उन्होंने MY समीकरण को अप्लाई किया, जिसके MY समीकरण में उन्होंने महिला को मौका दिया और युवा को मौका दिया, यानी M फॉर महिला, Y फॉर युवा। लेकिन वही अगर तेजस्वी यादव की बात करते हैं तो उसमें MY समीकरण है, यानी मुस्लिम और यादव का समीकरण है। लेकिन चिराग पासवान ने अपने MY समीकरण को चेंज किया और उसमें महिलाओं का योगदान लिया और युवा का योगदान लिया। इसीलिए राजेश वर्मा हो, शाम्भवी चौधरी हो या भारती हो, ऐसे कई लोग आए जो युवा थे और उसमें 5 में से 2 महिला भी थी। यानी महिला प्लस युवा कॉम्बिनेशन MY समीकरण काफ़ी कुछ ट्रेंड किया और धरातल पे उतर कर करके लोगों को बता दिया कि हम अब रुकने वाले में से नहीं हैं। और रिजल्ट आपके सामने है, 5 आउट ऑफ 5 अपने आप में एक गेम चेंजर के रूप में रिप्रेजेंट करना। और इसी को कहते हैं जब आपके अंदर इरादा मजबूत हो और काम करने की क्षमता हो और सही समीकरण और सही नीतियों के साथ बैठते हैं और काम करते हैं, तो कोई भी रोकने वाला नहीं होता है। बट अब वह पड़ाव अब आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अब सारा मामला इस पर आ गया है कि अब आने वाला समय जो बिहार का है, जो आने वाला समय 2025 बिहार में किस तरह से तब्दीलियां होगी, उसको लेकर के क्या क्या चीजें हो सकती है। क्योंकि बिहार अपने आप में एक जातिगत के रूप में फैला हुआ है, एक जातियों के समीकरण में घिरा हुआ है। कहीं स्वर्ण है तो कहीं अति पिछड़ा है, तो कहीं OBC है, तो कोई दलित है, कहीं आदिवासी है। ऐसे लोगों का सम्मिश्रण है। अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो स्वर्ण मीन्स हायर कास्ट, इसमें 15% लोग आते हैं, जिनमें ज़्यादातर बीजेपी का पकड़ है। बीजेपी काफ़ी स्वर्ण लोगों के साथ अच्छा तालमेल बना के रखते हैं, तो उनका वोट क्लियर हो जाता है कि यहाँ से हमें मिलेगी ही मिलेगी। अगर हम अति पिछड़ा की बात करें और OBC की बात करें तो अति पिछड़ा में 36% लोग आते हैं और OBC में 27% लोग आते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 63% वोट है, जिस पर JDU यानी नीतीश कुमार काफ़ी कुछ अपना पकड़ बना के रखते हैं और इसी वजह से वो बार बार क्लिक करते हैं और यही 2 समीकरण पर उनका काम भी चलता है। लेकिन दलित की बात करें तो 20% दलित है और आदिवासी भी 2% है। यानी अगर 20 और 2 22% में अगर देखा जाए तो कहीं दलित के नेता ही काम आते हैं। तो दलित के नेता के रूप में मांझी थे, लेकिन अब उभरता हुआ युवा नेता चिराग पासवान निकल के आ रहे हैं। अगर उनको बात किया जाए तो
तो अब लगता है कि उनके पास 10 से 15% जो वोट है कहीं ना कहीं वो जेब में लेके घूमते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर वो अब मजबूती आ गया है, वो इरादा आ गया है, और उसको देख करके इतना तो पक्का हो गया है कि अगर सांसद के रूप में लोकसभा में अगर 5 सीटें लाते हैं तो विधानसभा में 30 सीटें तो बिना कुछ बेझिझक वो ला ही सकते हैं। अब आती है कि वो कितना सीटें ले करके आए और कौन कौन सी जगह पर बैठे और किस तरह से धरातल पे जाए। अब तो देखना है कि सीटों का बंटवारा कैसे हो पाता है। इसको लेकर करके कभी वो झुकते नहीं हैं और अपनी बात को लेकर करके काफ़ी विचार विमर्श करते हैं। वो काफ़ी कुछ अलग अंदाज है उनका। शायद इस बार बिहार में वो काफ़ी कुछ सफल होने की कगार में है और काफ़ी कुछ लोकप्रियता के रूप में बटोर रहे हैं। लेकिन उनका दावा क्लियर है कि मैं वैसे जगह से चिराग कहते हैं कि मैं ऐसे जगह से लड़ना चाहता हूँ जहाँ पर मेरी नज़र है, मेरी पकड़ है, मुझे वो सीट कम से कम दे दिया जाए। मैं चाहता हूं कि मैं जहां से लड़ूं वो सीट से जीत के आऊं, हार के ना आऊं। यानी अपनी 100% जो नीतियां हैं, 100% स्ट्राइक रेट, उसको मेंटेन कर करके रहना है और मुझे दिखाना है कि सब कुछ हो सकता है। और मैंने उसका मैनिफेस्टेशन किया है। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि जो मैंने मैनिफेस्टेशन किया था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीतियों में, ये भी एक मैनिफेस्टेशन का ही हिस्सा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में मैंने होते हैं, मक्का होते हैं, लीची होते हैं, क्यों ना इसके प्रोसेसिंग का काम बिहार में ही किया जाए, क्यों ना बिहार को बदलने की एक नई रणनीति अपनाया जाए। और देखिए ईश्वर क्या देते हैं। मैंने इस सारी चीज़ों को प्लानिंग किया, ईश्वर ने हमें कृषि मंत्री ही बना दिया, फूड प्रोसेसिंग मंत्री ही बना दिया। उस वक्त मैंने कहा था कि हाजीपुर से आता हूँ, हाजीपुर का केला है मुजफ्फर। जिस तरह की आप तब्दीलियां रखते हैं, जिस तरह के इरादे रखते हैं, ईश्वर आपके सौगात के रूप में देते हैं। और वही प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें इस तरह की चीज़ें मिला। और बिहार में प्रधानमंत्री ने मुझे जिम्मेदारी दी तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की ही। अब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, चीज़ों को, छोटे छोटे प्लांट को एस्टैब्लिश करने पे काफ़ी काम कर रहे हैं। और यही सारी नीतियाँ उनके लिए सफलता का कारण बन रहा है। लेकिन उतना ही से रुकना अब तो काम नहीं आने वाला ना। अब तो हमें और बढ़ना है, क्योंकि अब 30 सीट मिले या फिर 50 सीट मिले, यह सब काफ़ी समीकरण अभी बन रहा है। लेकिन इस हिसाब से अगर देखा जाए, उनके 100% एक्यूरेसी रेट के रूप में अगर देखते हैं तो 30 सीटें तो कंफर्म हो ही जाता है। बाकी बचते हैं कि अगर 15-20 सीटें अगर मिलता है कि नहीं मिलता है, उसको लेकर के बहुत सारे आपस में मीटिंग होगी। अभी तक उनके तरफ से कोई भी क्लियर आइडिया नहीं निकल पाया। वो मंच पे नहीं बोलते हैं, कहते हैं अगर मैंने मंच पे बोल दिया तो अपने पार्टी में भी यही बातें बोलूंगा, जो पार्टी में बोलूंगा वो मंच पे बोलूंगा। यानी इतनी क्लियरिटी है, इतना क्लियर है कि जो यहाँ है वो वहाँ है, जो वहाँ है जो यहाँ है, जो दिल में है वो जुबां पे है। इतनी सारी क्लियरिटी में काफ़ी कुछ वो ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं और काफ़ी लोकप्रियता में अपनी 4 चांद लगा रहे हैं। लेकिन अब उनका जो नेक्स्ट जो एजेंडा है, इन दोनों एजेंडों पर काम कर चुके हैं। अगर नेक्स्ट में अगर मैनिफेस्टेशंस की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में मैनिफेस्टेशंस लेकर करके अब जो होंगी वो पलायन को रोकना होगा। दूसरा, एजुकेशन हब बनाना होगा। साथ साथ कहते हैं कि बिहार से अगर हम बाहर जाते हैं तो हर जगह बिहारी नज़र आते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे सोपर्ड IAS ऑफिसर हो। यानी एक ब्रेन से लेकर के लेबर तक बिहारी ही भरा हुआ है। माइंडेड लोग हैं और एक लेबर क्लास के लोग भी बिहारी हैं। वहाँ ये नहीं कहता है कि हिंदू मुस्लिम है, कोई बनिया है, कोई राजपूत है, कोई फलाना ढिमका है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ सिर्फ आता है कि आप बिहारी हैं। आप बिहार से जब बाहर निकलते हैं तो बिहारी की ही बात होती है। और उस बिहारी में हम पलायन क्यों हो रहे हैं, यानी बिहार में कुछ कमियां हैं, उसको ठीक करना है। और उसी ठीक में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाना है, बहुत सारे कल कारखाने इस्टेब्लिश करना है और बिहार में एजुकेशन हब इस्टेब्लिश करना है। क्योंकि यहाँ के लोग राजस्थान में कोटा में जाकर के पढ़ रहे हैं। ये कैसी विडंबना है। ब्रेन यहाँ, टीचर्स यहाँ, सब चीज़ यहाँ, बच्चे यहाँ, और जा कर के पढ़ रहे हैं कोटा में और अपने आप को गर्वान्वित करते हैं कि मेरा बेटा कोटा में पढ़ रहा है। अरे भाई, कोटा क्या है? कोटा तो बिहार ही है। टीचर्स बिहार है, जगह बिहार है, सोच बिहार है, सब कुछ बिहार है। केवल लैंड राजस्थान का है। कोटा की धरती कोटा नहीं है, वो सिर्फ बिहार की धरती है। धरती को चेंज करना है, यानी बिहार में भी
अब एजुकेशन हब लाना है, इस नीतियों पर काम करना होगा। और शायद इस नीतियों पर कहीं ना कहीं बिहार में काफ़ी टीचरों को कई सारी सौगात के रूप में सब सारी चीज़ें चेंजेस लाया जा रहा है और चेंजेस किया जा रहा है। और उसमें बिहार में एस सिद्धार्थ की भूमिका भी काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण निभा रही है, उसमें काफ़ी कुछ कामयाब हो रहे हैं और काफ़ी कुछ बिहार में स्कूल्स में काफ़ी कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद यही भी होना भी चाहिए। और उसमें कहीं ना कहीं ये सब सारे मुद्दों को लेकर के काफ़ी कुछ काम किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि पर्सनल लाइफ के बारे में। अगर हम चिराग की बात करें, क्या चिराग अपने आप को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं? कई सारे क्वेश्चंस हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े होते हैं, जितने भी लोग हमारे मंच पे आ रहे हैं, लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हैं और उस जुड़ाव में लोगों के मन में ये उत्सुकता रहती है कि चिराग पासवान हमारा नेक्स्ट सीएम होगा। तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं दोस्तों, जो भी हमारे साथ आज इस मंच पे जुड़े हुए हैं, 2025 में चिराग पासवान सीएम नहीं होंगे। सीएम होंगे तो नीतीश कुमार। अब उसकी काफ़ी कुछ बातें होंगी और काफ़ी कुछ एजेंडा होगा। और दूसरी सबसे बात क्लैरिटी के साथ मैं ये करना चाहता हूँ कि 2025 के बिहार विधानसभा में चिराग पासवान तो नहीं खड़ा होंगे, उनके विधायक खड़ा हो रहे हैं। हाँ, आने वाला समय 2030 हो सकता है कि वो बिहार में किसी भी सीट के लिए लड़े और खड़ा हो। मे भी उनका अपना कोई भी जगह हो सकता है, वहाँ से विधायक के रूप में खड़ा होंगे और तब 2030 बिहार वेलकम कर रहा होगा। नया चेहरा, यूथ, नई रणनीति, नई सोच, चिराग पासवान बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में। उस समय जलवा जलाल होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे राजनीतिक माहौल अलग होगा। और अभी जो 2025 का एजेंडा है वो नीतीश के साथ मिलकर करके एक नया बिहार सेटअप करने की स्थितियां हैं। और जिस तरह से वो कहते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, तो इन गलियारों को ठीक करना होगा, इन छोटे छोटे प्रदेशों को ठीक करना होगा, राज्यों को ठीक करना होगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सोच है 2047 तक पूरे भारत को विकसित करना है, तो पहले स्टेट के कड़वाहट को दूर करना पड़ेगा, राज्यों की जो समीकरण है, राज्यों की समस्याओं को दूर करना पड़ेगा। और उसमें बिहार एक अहम भूमिका रखती है, क्योंकि बिहार में लेबर से लेकर ब्रेन तक अवेलेबल है। और पूरी दुनिया में अगर डंका का काम करते हैं तो बिहार के हर लोग आते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल क्षेत्र में हो, चाहे वो यूपीएससी में हो, चाहे वो किसी भी कल कारखाने में काम करने वाले मजदूर हो, या फिर ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसमें बिहारी हो ना हो। ऐसा हो नहीं सकता, या दुनिया की कोई ऐसी जगह ना है जहाँ पर बिहार ना पहुँचा हो। तो बिहार को एक रिप्रेजेंट करना है जो कई सालों से पीछे रहते रहते शायद बहुत पीछे चला गया है, उसको अब नए मंच पर नई युवतियों के साथ, नई सोच के साथ अब बिहार को रिप्रेजेंट करना है। तो नीतीश के साथ कंधे में कंधा मिलाकर करके वह डेवलपमेंट का काम करेंगे। और साथ में शायद उनकी ये सोच रहेगी कि अभी जिस तरह से वो सांसद है तो सेंटर से कोलैबोरेशन आसानी से होगा, सोच आसानी से लाएंगे और बिहार के लोगों के साथ काम करा करके बिहार को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की भूमिका रही होगी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? आपके मन में क्या राय होता है कि 2025 में बिहार का सीएम चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो? क्योंकि चिराग पासवान से ऐसी अभी कोई उम्मीद आई नहीं है। मे भी आपके मन में कुछ खटास रहती होगी, कुछ हो सकता है, लेकिन आप कमेंट करके हमें बताइए, शेयर करिए, वहां तक पहुंचाइए कि चिराग पासवान आप ही बनिए 2025 का मुख्यमंत्री, क्योंकि आप में वो कैलिबर दिखता है, आप में वो क्षमता दिखता है। या तो दोनों मिलकर काम करिए, या तो सीएम लीजिए, नहीं तो डिप्टी सीएम लीजिए, या कुछ अलग करिए। जो भी आपके मन में डिमांड हो, जो भी आपको उनके चाहने वाले, आप कमेंट के माध्यम से हमारे साथ लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और उन तक ये मन बातें पहुंचा सकते हैं। जो हमारे चैनल पे अभी भी नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी बहुत खेल बाकी है, बहुत हिसाब बाकी है और बिहार को रणनीतियों को रखने का बहुत सारा समागम बाकी है। उस सारे समागम में, उस सारे कूटनीतियों में हम हर चीज़ों को पूरी बेहतरीन तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे हमारे साथ बने रहिए।